हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है ग्रुप नंबर 17 पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ओनली ग्रुप नंबर 17 करेंगे, नॉट ग्रुप नंबर 18, बिकॉज ग्रुप नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है। यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ग्रुप नंबर 17 को करेंगे, ठीक है, और ग्रुप नंबर 18 जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ताकि हर टॉपिक अच्छे से इन डिटेल विद एनसीईआरटी हाईलाइट हम क्या कर सके, कवर कर सके। सो चलिए चलते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपको पता है आज हम करने लगे हैं ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18। ग्रुप 17 और ग्रुप 18 आपको मैं ये बता दूं भी, जैसे अभी हमने ग्रुप 15, 16 कवर किया, सिमिलरली ग्रुप 17 है, लेकिन इस ग्रुप के अंदर क्या है, जितने भी आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करोगे ना, उस फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर देखने को मिलेगी। तो यहां से आपके क्या है, ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्ट होकर आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जो जो एक्सेप्शन आपको यहाँ पे मैं करवाऊंगी वो यूजुअली 15 और 16 की फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं थी, ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन ये राइज करता है, मैम ग्रुप 17 के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो जब मैंने क्लास 11 को करवाया था थर्ड चैप्टर क्लास 11 का, उसके अंदर मैंने उन्हें बताया था ग्रुप 17 को याद करने का तरीका, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। क्या मैंने बताया था, फिर कल बाहर आई आंटी, मैंने उन्हें ये तरीका बताया था, ठीक है। ये मैंने उन्हें तरीका बताया था याद करने का। फिर मैं लिख भी देती हूं, अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, कल बाहर आई आंटी, तो मैंने उन्हें ये शॉर्टकट करवाया था स्टूडेंट्स, याद करने का एक तरीका बताया था भी। इस तरह से आप इन एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। F से हमारा क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। Cl से हमारा क्या है, क्लोरीन है। Br से हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन, आई से क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, और हमारा AT से हो जाएगा एस्टेटाइन, ठीक है जी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे जो हैं ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, ग्रुप नंबर 17 के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स। किसके अंदर आएंगे, हमारे ग्रुप नंबर 17 के अंदर आएंगे। अब एक और चीज आपको मैं बता दूं, ये तो आपको पता चल गया भी ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, इनको याद कैसे करेंगे। फिर कल बाहर आई आंटी, F से फिर यानी कि फ्लोरीन एटम की बात हो रही है, कल से Cl यानी कि क्लोरीन एटम की बात हो रही है, Br को ब्रोमीन कहा जाता है जिसके लिए मैंने वर्ड यूज किया बाहर, और आयोडीन के लिए आई वर्ड यूज किया जिसे मैंने बोला आई, और AT जिसको मैंने एस्टेटाइन बोला, ठीक है, उसके लिए मैंने आंटी वर्ड यूज किया। जो हमारा एस्टेटाइन है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है जी। और स्टूडेंट्स एक और चीज आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जितने भी हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं हम इनको और क्या कहते हैं, हम इनको और हेलोजेंस कहते हैं या हेलोजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजेंस या हेलोजन फैमिली भी कहते हैं। क्या सभी को इतना क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले स्टूडेंट्स हम इसका एटॉमिक नंबर निकालेंगे, एटॉमिक नंबर की हेल्प से ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। पहली चीज मैं आपको बताती हूँ एटॉमिक नंबर कैसे, देखिए, फिर कल बाहर आई आंटी, यही है हमारे एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 17 के। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आपको पता है आपको सबसे पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑब्वियसली हर बार हर बच्चे को याद होते हैं, 10th क्लास में पढ़ लेते हैं, अगर नहीं याद फिर भी प्लीज याद करेंगे पहले 20 एलिमेंट्स, ठीक है। आपको पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स होता है 9, कितना होता है, 9 होता है। अब अगर मुझे इनका एटॉमिक नंबर निकालना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैजिक नंबर 8, 18,
1832। ये मैजिक नंबर फॉलो करोगे और उनके एटॉमिक नंबर को निकालोगे। तो यहाँ ये मैजिक नंबर लगाए, 9 में हम जोड़ेंगे कितने, 8, कितना आ जाएगा 17। अब हम इस 17 में क्या जोड़ेंगे, 18, तो कितना आ जाएगा ब्रोमीन का 35 आ जाएगा। अब इस 35 में फिर से हम क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे तो किसका आ जाएगा, हमारा आयोडीन का आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 53। अब हम क्या जोड़ेंगे इस 53 में, 32 जोड़ेंगे और हमारा एस्टेटाइन का क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना जोड़ेंगे 52, सॉरी 32 जोड़ेंगे 53 में, तो ये हो जाएगा 85। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? एटॉमिक नंबर इस मैजिक नंबर से किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। ग्रुप 15 में भी ग्रुप 16 में भी हमने ऐसे किया था। अब मैम हमने एटॉमिक नंबर्स निकाल लिए, अब क्वेश्चन अराइज करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इसी से लिख रही हूँ। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रुप नंबर 17 की होती है NS2NP5। क्या होती है, NS2NP5। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ग्रुप 15 है तो आउटर मोस्ट शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, 5। ग्रुप 16 है तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, 6। ग्रुप 17 है तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे, 17 में 7। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे s ऑर्बिटल के और p के अंदर कितने हैं, 5। टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, 7। 2 + 5 कितने होते हैं, 7। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, ग्रुप 17 कहा गया है। ठीक है, एक और चीज आपसे यहाँ पे इसको लिखने से पहले मैं पूछना चाहूंगी, भी मुझे सोच समझ के बताइए, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? आपको इतना पता है भी जो हमारा s ऑर्बिटल होता है वो 1 होता है और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। p ऑर्बिटल हमारे क्या होते हैं, ऐसे 3 होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 आ सकते हैं और इसमें कितने हैं, 5। 1 2 3 4 और 5, मतलब इसको सिर्फ 1 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो आप इसमें ये भी लिख सकते हो, इट नीड्स 1 more electron to attain stable configuration, to attain stable configuration। ठीक है जी, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है स्टेबल होने के लिए, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये स्टेबल अटेन कर लेगा। जितने भी अब हमारे हेलोजन एटम्स हैं, इनको हम हेलोजन फैमिली कहते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स क्या कन्फिग्रेशन होगी, NS2NP5। आपको पता है जो आपका फ्लोरीन है ये किस पीरियड को बिलोंग करता है, पीरियड नंबर 2 को बिलोंग करता है। क्लोरीन जो है ये पीरियड नंबर 3 को करेगा, ब्रोमीन जो है ये पीरियड नंबर 4 को करेगा, आयोडीन जो है ये पीरियड नंबर 5 को बिलोंग करेगा और एस्टेटाइन पीरियड नंबर 6 को बिलोंग करेगा। ये तो हमें पता है। अब n की वैल्यू हमने सीधा ये पुट करनी है, तो फ्लोरीन की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2s2 2p5। क्लोरीन की क्या हो जाएगी, 3s2 3p5। ब्रोमीन की क्या हो जाएगी, 4s2 4p5। आयोडीन की क्या हो जाएगी, 5s2 5p5 और हमारे एस्टेटाइन की क्या हो जाएगी, 6s2 6p5। ये मैंने क्या लिखी है, आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। क्या लिखी है, आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं हर बार की तरह आपको एक बार फिर से ये चीज एक्सप्लेन करती हूँ। द आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मेरा मतलब क्या है, क्या बताना चाह रहे हो आप मैम? एक बार आप फ्लोरीन और क्लोरीन की खोल के दिखाओ, हम देखें आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या है। देखो अगर मैं बोलती हूँ फ्लोरीन एटम जो है मेरा, इसका एटॉमिक नंबर है 9 और इसको मैं लिखती हूँ, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6, क्या यही होगी, 4 4 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 2p5 होगी। देखो 2 2 4 4 और 5 कितने होते हैं, 9, तो पूरा हो गया। इसको अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो ये क्या होगा, ये मेरा न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मेरा क्या है, फर्स्ट शेल है। ये मेरा कौन सा शेल है, 1s वाला शेल है। और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है।
ठीक है, अब मैं अपना क्या बना रही हूँ, सेकंड शेल बना रही हूँ, और सेकंड शेल के अंदर क्या आएंगे 2s, सेकंड शेल के अंदर s के 2 और p के 5, ये मेरा क्या है, सेकंड शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल मेरा कौन सा होगा, जब n की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, ये वाली, और ये कॉन्फ़िगरेशन ही मैंने यहाँ लिखी है। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर मैं आपको किसकी बात करूं, मैं आपसे बात करूं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही होगी। देखो 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 5 कितने होते हैं 17, एटॉमिक नंबर है 17। अब देखो इसका बाहर वाला शेल कौन सा है, थर्ड शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन कितनी लिखी है 3s2 3p5 लिखी है, तो इसलिए मैंने सबकी ये नहीं लिखी, इनर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखी, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। और सभी के आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है ns2np5, ns2np5 सबकी कॉमन है, बस n की वैल्यू क्या है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे पीरियड बढ़ते जाएंगे और n की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, इस हिसाब से आप इसकी क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो ये फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। क्या है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ध्यान से समझेंगे इसको भी। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, यही है, ठीक है जी, यही एलिमेंट्स है। मैं आपको बोलती हूँ स्टूडेंट्स, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल की 2s2 2p5, इसकी है 3s2 3p5, इसकी है 4s2 4p5, इसकी है 5s2 5p5 और एस्टेटिन की कितनी है 6s2 6p5। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बोलती हूँ इसका मतलब क्या हुआ। अगर फ्लोरीन एटम का मैं शो करती हूँ, न्यूक्लियस मेरा ये हो गया, ये मेरा फर्स्ट शेल है, ये मेरा सेकंड शेल है, ये मेरा फ्लोरीन एटम बना दिया, इसके नीचे लिख देते हैं, ये फ्लोरीन एटम की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बनाऊं क्लोरीन एटम, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल क्या है 3 है, ये मेरा क्या हो गया क्लोरीन हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही मैं ब्रोमीन अगर बनाती हूँ, ये मेरा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये क्या है मेरा फोर्थ शेल, क्या आपको ये दिख रहा है, क्या आपको ये दिख रहा है, ये मेरा क्या है ब्रोमीन हो गया। अब मुझे खुद सोच के बताओ, देखो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 4 5 6 7, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ बना रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब मुझे बताओ रेडियस क्या होता है, सेंटर से बाहर वाले तक का डिस्टेंस रेडियस होगा, सेंटर से बाहर वाले तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। सेंटर से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा, या बाहर वाले शेल तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। सेंटर से बाहर वाले शेल का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। तो आप खुद बताओ, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो रेडियस भी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है ना। देखो रेडियस भी क्या हो रहा है, पहले कम था फिर और बढ़ा फिर और बढ़ा। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप का मतलब क्या होता है, टॉप से बॉटम तक, फ्लोरीन से एस्टेटाइन तक आपके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, यानी कि आपका एटॉमिक रेडियाई क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है, क्लियर है। अब एक बार पढ़ते हैं, ये एनसीईआरटी की स्टूडेंट्स लाइन है, अब आप यहां लिख लीजिएगा एनसीईआरटी हाइलाइट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है एनसीईआरटी हाइलाइट्स को मैं साथ साथ लेकर चलूंगी, एनसीईआरटी हाइलाइट्स को हम साथ साथ लेकर चलेंगे। तो एनसीईआरटी बुक में आपको ये कुछ लाइंस देखने को मिलेंगी, मैं इसको रीड कर रही हूँ। द हेलोजेंस ये वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। एक और चीज, ये तो ग्रुप की बात हो गई, ग्रुप की बात हो गई टॉप से बॉटम। अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे पीरियड की बात करती हूँ,
लेफ्ट से जब हम राइट जाते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडिया क्या करता है, डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडिया क्या करता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है। अलोंग अ पीरियड डिक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है जी। तो द हेलोजन हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप कहोगे मैम एक क्वेश्चन जो हर किसी स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, पहले आप समझोगे मैं क्या बताने लगी हूँ। अगर मैं आपको बोलती हूँ, देखो क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे जाना और एक होता है हमारा लेफ्ट टू राइट जाना। एक आप जा रहे हो लेफ्ट से राइट हैंड साइड और एक आप जा रहे हो टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम तो हमने देख लिया, जैसे यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन नहीं लिखती, सिंपल बता रही हूँ। टॉप टू बॉटम हमने देख लिया। शेल्स बढ़ेंगे तो आपका रेडियस क्या करेगा, रेडियस भी बढ़ेगा, ये हमने देख लिया। लेकिन अगर स्टूडेंट्स मैं कहती हूँ लेफ्ट टू राइट में जा रही हूँ, लेफ्ट टू राइट जाती हूँ, तो मेरा जो रेडियस है स्टूडेंट्स वो डिक्रीज करता है। मतलब अगर मैं कहूँ भी ग्रुप थर्ड से लेकर मैं आ रही हूँ, जैसे ग्रुप 13 से लेके चलो मैं चलती हूँ, ग्रुप 13 से मान लो मैं ग्रुप 17 पढ़ रही हूँ ना, ग्रुप 17 का रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो इसका लेस होता है। आप कहोगे मैम ग्रुप 18 भी तो है, उसका सबसे कम होना चाहिए ना। लेकिन ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 का रेडियस जो होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 17 के अंदर, उनका रेडियस कम होता है एज कंपेयर टू बाकी के ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स हैं। बाकी के ग्रुप्स के मुताबिक 17 का क्या होता है, कम होता है। 18 का भी नहीं होता। आप कहोगे मैम 18 का होना चाहिए सबसे, जैसे आपने बोला आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो डिक्रीज होता है, तो सबसे एंड में तो 18th ग्रुप है ना, नोबल गैसेस है ना, उनका सबसे कम होना चाहिए, नहीं होता है। उसका रीजन क्या है, जो हमारा यहाँ पर रेडियस होता है, जो यहाँ पर बॉन्ड बनता है 17th ग्रुप में, वो कोवलेंट बनता है। और जो ग्रुप 18 के अंदर जो हमारे एटम्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। और वो क्या होते हैं, वो नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है। और जितनी भी स्टूडेंट्स क्या होती है, नोबल गैसेस होती है ना, जितनी भी हमारी नोबल गैसेस होती है ना स्टूडेंट्स, हाँ जी, जितनी भी हमारी नोबल गैसेस होती है ना स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पर कौन सा रेडियस हमें देखने को मिलता है, वॉन्डरवॉल रेडियस। यहाँ आपको वॉन्डरवॉल रेडियस देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस। और वॉन्डरवॉल रेडियस बड़ा होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है, इसीलिए 18th ग्रुप का कम होने की बजाय ज्यादा होता है 17th ग्रुप से रेडियस। तो सबसे कम पूरे हमारे पीरियोडिक टेबल में रेडियस किसका होगा, ग्रुप नंबर 17 का होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो हेलोजेंस है उनका जो है हेलोजन फैमिली यानी कि ग्रुप नंबर 17 जितने भी हैं, इनका स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होता है जितने भी पीरियड्स हम देखते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। अब द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन लाइक द अदर एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड इज एक्सट्रीमली स्मॉल। वही बात हो गई ना, अगर मैं और किसी की बात करती हूँ, अगर मैं 1 सेकेंड, जैसे यहाँ पर मैं ग्रुप 13 का एलिमेंट ले लूं या 14 का ले लूं या 15 का या 16 का, ठीक है, ले लूं, किसी का भी ले लूं, तो अगर उसको मैं फ्लोरीन से कंपेयर करूं तो फ्लोरीन का एटॉमिक रेडिया क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होगा क्योंकि पीरियड में जाते हैं तो हमारा रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। फ्लोरीन से आयोडीन आप आओगे, नीचे आओगे तो वो बढ़ेगा। क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्वांटम शेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप का उसने बता दिया, जैसे जैसे आप नीचे आओगे शेल्स बढ़ेंगे तो आपके एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इतना क्लियर है। चलो जी, चलो जी, हो गया। अब दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अब स्टूडेंट्स आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी, the minimum energy required to remove an electron from the outermost shell, उसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है। अब हमारे एलिमेंट्स क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। एस्टेटिन रेडियो एक्टिव इसलिए उसको नहीं लेते हम। ऐसे देखते हैं, तो मुझे खुद बताओ टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? जैसे ऊपर से नीचे आएंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, या आयनाइजेशन एंथैल्पी आप कह सकते हो। ये क्या करती है? ये डिक्रीज करती है। हाँ जी, क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि फ्लोरीन जो है छोटा साइज होता है, साइज स्मॉल है, तो क्या होता है आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में। और जैसे जैसे नीचे आते जाओगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, तो आप इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। बहुत कम एनर्जी भी दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कितनी एनर्जी दो भी आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाए बाहर वाले शेल में से। जैसे जैसे नीचे आओगे शेल्स बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। फ्लोरीन के केस में न्यूक्लियस के साथ जो आउटर मोस्ट शेल है उसके इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है क्योंकि साइज छोटा है। जैसे जैसे आप नीचे गए साइज बढ़ता गया, साइज बढ़ता गया, इलेक्ट्रॉन दूर जाता गया, तो आप हल्की सी भी एनर्जी दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, और जैसे नीचे नीचे आओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर आपको एक्सेप्शन भी देखने को मिलेगी। स्टार लगाएंगे इसे हम, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको ये जो देखने को मिल रहा है ये एनसीईआरटी की लाइंस है, ये आपका है एनसीईआरटी हाईलाइट। ये आपकी क्या है? एनसीईआरटी हाईलाइट आ गई है। फिर से पहले समझाऊंगी फिर एनसीईआरटी हाईलाइट रीड करेंगे। देखो, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। कई स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूजन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? भी आप बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को ला रहे हो उसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, और उसके साथ बॉन्ड बन रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी सिर्फ उसे अट्रैक्ट करने की। इसमें क्या होता है? एक आइसोलेटेड एटम के अंदर, आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो रहा है? बाहर से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सिर्फ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर क्या होता है बेसिकली, आपको मैं एक पहले समझाऊंगी इसको नॉर्मल में। तो देखो मेरे एटम्स क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, मेरे ये एटम्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब हुआ भी आप कितनी एनर्जी दो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाले शेल में आ जाए, आइसोलेटेड गैसियम एटम में आ जाए, है ना। तो आप खुद बताओ, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे, जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या करती है? वो डिक्रीज करती है। वो क्या करती है? वो डिक्रीज करती है, ठीक है। ये ट्रेंड होता है, डिक्रीज करती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? क्योंकि फ्लोरीन का एटम स्मॉल साइज का है, क्योंकि फ्लोरीन का एटम क्या है? स्मॉल साइज का है, तो क्या होता है? मान लो जैसे ये इसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ने बाहर से इस, यहाँ पर आपको पता है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आइसोलेटेड गैसियस एटम से बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को अंदर लेके आना चाहते हैं, लेकिन छोटे साइज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स की इस पे रिपल्शन ज्यादा होगी। ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे क्या लगा देंगे? रिपल्शन। आप कहोगे मैम न्यूक्लियस भी तो अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन भी तो लग रही है, लेकिन इसके साइज छोटे होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स कम होती है और रिपल्शन ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? ये इलेक्ट्रॉन को इतनी इजिली अपने अंदर आने नहीं देते। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या होता है? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, बढ़ गया ना साइज। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहता है, ठीक है, तो यहां पे स्टूडेंट्स 3 4 5 6 7, यहाँ पे जो रिपल्शन है वो इतनी नहीं लगती जितनी की अट्रैक्शन लगती है। यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा लगती है क्योंकि साइज बढ़ गया, लेकिन रिपल्शन इतनी नहीं लग पाती। लेकिन छोटे साइज होने के कारण भीड़ा भीड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन पास आता है तो रिपेल कर देगा वो उसको, जिसके कारण ट्रेंड होना तो ये चाहिए था फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। असली में ट्रेंड क्या होता है? सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर किसकी होगी? आयोडीन की होगी। फिर किसकी होगी? आयोडीन की होगी। क्लियर है? हाँ जी, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, और इसका रीजन है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन फ्लोरीन एटम। इसका आप रीजन भी लिख सकते हो
ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ फ्लोरीन एटम। ठीक है, इस कारण क्या होता है, फ्लोरीन की कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से। तो अब आते हैं एनसीईआरटी हाईलाइट पे। देखिए, हेलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो, अगर आप पीरियड के अलोंग जाते हो ना, तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, अलोंग अ पीरियड जाते हो तो हेलोजन एटम्स की सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, this is due to the fact because that the atoms of these elements have only one electron less than the stable electronic noble gas configuration। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, फिर वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। However, the negative electron gain enthalpy, देखो वो कहता है जैसे जैसे आप ग्रुप में जाओगे तो वो डिक्रीज करती है, लेकिन जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है फ्लोरीन की, वो लेस देन होती है किसके, क्लोरीन से। फ्लोरीन की क्या होगी, कम हो जाएगी क्लोरीन से। ठीक है, इट इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, क्योंकि फ्लोरीन एटम का स्मॉल साइज होता है, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है उसके अंदर, उसके 2p ऑर्बिटल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, इसीलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इतनी अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं कर पाता जितनी की वो रिपल्शन एक्सपीरियंस कर लेता है। इस वजह से क्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस एटम की होती है, तो इट इज क्लोरीन एलिमेंट, उसकी सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की नहीं होती। ध्यान देना, एक्सेप्शन है, क्लोरीन की होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस एनसीईआरटी हाईलाइट को आप स्टार मार्क करेंगे। सबसे पहली एक्सेप्शन आपको बता दी है ग्रुप नंबर 17 की। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है भी आइसोलेटेड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का आना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे सेम वही चीज है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है स्टूडेंट्स, डिक्रीज करती है। नो एक्सेप्शन, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ये सिर्फ उसे अट्रैक्ट कर रहा है, सिर्फ उसके साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, उसको अपने अंदर नहीं लेके आ रहा आउटरमोस्ट शेल में। ठीक है जी, तो फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, इसको स्टार मार्क करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी हाईलाइट की सेकंड लाइन है, ये आप इसे मार्क करेंगे एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स। अब आता है नेचर। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने देखो क्या करा है, हमने किया है सबसे पहली चीज एलिमेंट्स कौन से होते हैं हमारे ग्रुप 17 के अंदर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करवाई, एटॉमिक नंबर निकाला, फिर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई देखा, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखी, एक्सेप्शन देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी। अब आता है नेचर। नेचर में अच्छे से समझेंगे जो आपके होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। जो फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं स्टूडेंट्स, ये होती हैं गैसेस, ब्रोमीन होती है लिक्विड, और आयोडीन और एस्टेटिन होती हैं सॉलिड। तो पहले आपको ये लाइन एनसीईआरटी हाईलाइट में देखने को मिलेगी जब मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बिल्कुल बाद ये टॉपिक होगा भी। हेलोजेंस जो है उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन आती है, जैसे जो क्लोरीन और फ्लोरीन है ये गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन क्या है, सॉलिड है। ठीक है जी, हाँ जी, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बनता है, और जितने भी हेलोजेंस है सारे क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, और इनका कलर क्या होता है, देखो। और आपसे भी पूछा जाता है कलर क्यों होते हैं, क्योंकि रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन के कारण, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन द विजिबल रीजन, जिसके कारण क्या होता है, जैसे ही हायर एनर्जी में एक्साइट होकर जाएंगे ये कलर शो करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे F2 जो है,
F2 जो होता है स्टूडेंट्स ये होता है येलो इन कलर। F2 जो होता है वो येलो होता है कलर में। Cl2 जो होता है ये ग्रीनिश येलो होता है। ये क्या होता है? ग्रीनिश येलो होता है। Br2 जो होता है हमारा ये क्या होता है? रेड होता है। और I2 जो होता है, I2 होता है वॉयलेट कलर का होता है, पर्पल वॉयलेट कलर का होता है। वॉयलेट ब्लैक भी देखा जाता है, वॉयलेट कलर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको इसके बाद कलर्स दे रखे हैं, यहां से लेके यहां तक आप देख सकते हो। फिर उन्होंने आपको बता रखा है भी फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये तो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, मतलब कुछ कुछ सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, मतलब क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब के अंदर क्या होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर के अंदर स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं ये तो वाटर के साथ क्या करते हैं? डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था इसके नेचर के बारे में। तो स्टूडेंट्स हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी कवर कर ली हैं, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली हैं। अब हम चलने लगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ग्रुप 17 के केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। उससे पहले इस एनसीईआरटी हाईलाइट को मार्क करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जस्ट नीचे आपको ये पैराग्राफ देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे और मार्क करेंगे। स्टूडेंट्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारे एलिमेंट्स क्या हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, राइट। अब आपको मैं एक बता दूं, जो फ्लोरीन है ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करता है, लेकिन बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +5, +7 एग्जिबिट करते हैं। ध्यान रखना है, फ्लोरीन एटम जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा, लेकिन बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो +1, +3, +5, +7। बाकी के जैसे अब देखो फ्लोरीन जो है वो +1, +3, +5, +7 एग्जिबिट नहीं करता। इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाती हूँ कैसे इन्होंने बताया भी +3, +5 ये सब है, तो अब ध्यान से देखोगे इस चीज को। आप यहाँ लिखोगे हेलोजन एटम other than फ्लोरीन, अदर देन फ्लोरीन हम हेलोजन एटम ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2np5। इसको मैं ड्रॉ करूं तो आप देखो क्या होता है, s ऑर्बिटल में स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। p ऑर्बिटल्स कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और जो d ऑर्बिटल है वो खाली है। d ऑर्बिटल क्या है? खाली है। ये ns ऑर्बिटल है, ये np ऑर्बिटल है, ये और ये nd ऑर्बिटल है, ठीक है। ये हमारी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है हेलोजन एटम की अदर देन फ्लोरीन। अब मुझे एक चीज यहाँ ध्यान से देख के बताना, फ्लोरीन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है मैंने बोला वो +1 शो करते हैं। कैसे शो करते हैं +1? देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। जब भी हम बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो क्या चार्ज आता है? इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। मैं गेन कर रही हूँ तो क्या चार्ज आ रहा है? -1। तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी? -1 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, क्या स्टेट हो जाएगी? -1 हो जाएगी। हाँ जी, सोच के बताओ क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी? -1 हो जाएगी अगर मैं बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बोल दूं इसके पास स्टूडेंट्स एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, और अगर ये भी वो इलेक्ट्रॉन दे दे, एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिख रहा है आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। कितने? जब भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि वो +1 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकता है। अब देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करती हूं, ठीक है। मेरी यही इलेक्ट्रॉन्स है, NS भरा हुआ है यहाँ 1, 2, 3, 4। अब मैं आपको बोल देती हूँ स्टूडेंट्स, ये जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन है ये मैंने यहाँ भेज दिया, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रॉन क्या करवा दी? एक्साइटेशन करवा दी। ये मेरी क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये मेरी क्या थी? ग्राउंड स्टेट। ये मेरी क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन की क्या करवा दी? एक्साइटेशन करवा दी, तो वो आगे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? +3 शो कर रहा है। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट देखते हैं।
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखो ये NS फील्ड है, ठीक है। यहाँ क्या था 1 2 3, अब मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजूंगी, यहाँ 1 रह गया, यहाँ कितने आगे 2, तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3 ये और 2 ये, टोटल कितने हैं 5, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करवा दूं तो क्या होगा, ये अब ये सारे अनपेड है तो एक S का भी चला जाएगा, ये सारे एज इट इज, और यहां पर अब क्या होगा ये एक और आ गया। टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 7 हो गए, तो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है +7। तो मैंने आपको बोला फ्लोरीन को छोड़कर कितनी एक्साइटेड स्टेट मतलब कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर सकता है, +1 -1 तो वो शो कर ही सकता है, ठीक है, अगर आपका ऐसी स्टेट है ग्राउंड स्टेट पे। लेकिन अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखोगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट देखोगे तो +5 करेगा, थर्ड देखोगे तो कितनी करेगा +7 करेगा। यानी कि बाकी के सारे एलिमेंट्स +1 +3 +5 +7 शो कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन एटम ओनली -1 करेगा। ये मैंने बाकी एटम्स का शो किया, फ्लोरीन का नहीं किया। फ्लोरीन की एक्सेप्शन होती है, वो सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करेगा। हाँ जी ठीक है, इसे लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे स्टूडेंट्स। हाँ जी, अब हमारा टॉपिक आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन सेम है जैसे हमने ग्रुप 15-16 में किया था। हमने क्या करना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबके साथ देखो जो एस्टेटाइन है वो क्या है रेडियो एक्टिव है, तो उसके साथ मैं कंसीडर नहीं करी, बाकी सबके साथ अब मैंने हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखाना है। तो पहला क्या बनेगा HF, दूसरा क्या बनेगा HCl, तीसरा क्या बनेगा HBr, चौथा क्या बनेगा HI। हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, हेलोजन एटम्स पे क्या है -1 चार्ज। अभी बताया है सारे एटम्स -1 एग्जिबिट कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन ओनली -1 शो करेगा, बाकी जो एलिमेंट्स है वो +3 +5 +7 भी शो कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या बन गए, कंपाउंड्स बन गए जब हम उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। क्वेश्चन अब इस पे क्या मिलेगा, क्वेश्चन ये मिलेगा जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ती है या कम होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ती है या कम होती है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, अगर आपने ग्रुप 15 और 16 की क्लासेस अटेंड की है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है कितनी हम एनर्जी दे भी उनके बीच का बॉन्ड टूट जाए। इन दोनों का क्या है, दोनों एटम का साइज छोटा है, फ्लोरीन एटम का साइज छोटा है, जैसे जैसे नीचे आओगे एटम्स का साइज बढ़ता जाएगा, साइज छोटा है यानी कि दोनों एटम्स बहुत पास है, यानी कि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। जैसे जैसे नीचे आओगे एटम्स का साइज बढ़ता जाएगा, एटम्स दूर दूर होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला बॉन्ड स्ट्रांग है क्योंकि बिल्कुल पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। मेरे पास मान लो यहाँ पे खड़ा है, मैंने बहुत टाइटली पकड़ रखा है, आप एनर्जी दो उसको, आप ऐसे तोड़ने की दूर करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने बहुत टाइटली पकड़ा है। और अगर मान लो मेरी इतने डिस्टेंस पे कोई खड़ा है तो आप उसको हल्का सा खींचोगे उधर से, तो मैं इतनी एनर्जी नहीं लगा पाऊंगी एज कंपेयर टू जितनी मैं पास में लगा रही थी। तो यानी कि जो इस एटम का साइज छोटा है, इसके कारण ये दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत पास है, इसको आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और नीचे वालों को उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो टॉप टू बॉटम अगर आप आओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी बताइए, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी स्टूडेंट्स या थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, थर्मल मतलब हीट, कितनी हीट दोगे भी आपका बॉन्ड टूट जाए, बात एक ही है दोनों की। तो इसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी और नीचे वाले दूर दूर है तो कम हीट दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और क्या क्वेश्चन आता है, और आता है रिड्यूसिंग पावर पे, और आता है रिड्यूसिंग पावर पे। तो रिड्यूसिंग पावर बताइए, रिड्यूसिंग पावर का मतलब कौन बहुत इजीली H पॉजिटिव निकाल देगा। तो ऊपर वालों में अट्रैक्शन ही बड़ी ज्यादा है, वो नहीं निकाल सकते, लेकिन नीचे वालों में इतनी अट्रैक्शन नहीं है, एटम का साइज दूर दूर है, बड़ा है, तो बहुत इजीली निकल जाएगा। यानी कि नीचे आसानी से निकल सकता है, ऊपर वाला आसानी से नहीं निकाल सकता क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जाने ही नहीं देगा H पॉजिटिव को। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे रिड्यूसिंग पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। रिड्यूसिंग पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि H पॉजिटिव नीचे वाले आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन होपफुली क्लियर होगा, जैसे हमने ग्रुप 15 के अंदर देखा था, 16 के अंदर देखा था, सिमिलरली था। अब एक्सेप्शन यहाँ के आती है, बॉइलिंग पॉइंट पर आती है और मेल्टिंग पॉइंट पर आती है। बॉइलिंग पॉइंट पर क्या एक्सेप्शन आती है भी देखो, ट्रेंड बेसिकली क्या होना चाहिए था,
जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो इसका मतलब HI का सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है। यहां आना चाहिए था, सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि HF क्या शो करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्या शो करता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा हो जाता है। अब आप कहोगे मैम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हाइड्रोजन, किसी एक कंपाउंड का हाइड्रोजन किसी दूसरे कंपाउंड के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, तो वो जो हाइड्रोजन के साथ इन एटम्स की, दूसरे कंपाउंड के एटम्स की बॉन्डिंग होती है, उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये HF की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, इसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्सेप्शन है, दूसरा एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बताया, अब आपको बॉइलिंग पॉइंट में बताया। मेल्टिंग पॉइंट में देखो क्या होगा, थोड़ा सा ट्रेंड डिफरेंट होगा। कुछ बुक्स में आपको HF का जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन हम NCERT प्रेफरेंस लेके चलेंगे तो HF का HI से तो कम ही होगा, लेकिन HCl और HBr से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। कई रेफरेंस बुक में आपको ऐसा देखने को मिलेगा भी HF को बहुत ज्यादा है, तो हम लेकिन NCERT को प्रेफरेंस लेके चलेंगे। तो इन दोनों एक्सेप्शंस को आप याद करेंगे अच्छे से, ठीक है जी। चलो अब आता है स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। क्या आता है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्टिविटी शो करेगा तो क्या बनाएगा, अगर ये फ्लोरीन बना रहा है, फ्लोरीन अगर शो कर रहा है, हमारे एलिमेंट्स क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो दो तरह के बना सकता है, OF2 और O2F2। और OF2 जो होता है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है 298 केल्विन पे। लेकिन अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सब की बात करते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे मान लो फ्लोरीन के तो बता दिए दो तरह के बनेंगे। मान लो क्लोरीन है स्टूडेंट्स, अगर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ऑक्सीजन की -2 होती है, इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में, क्या होगा, Cl2O। अगर आप क्लोरीन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हो, ऑक्सीजन की -2, इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में, Cl के पैर में 2, ऑक्सीजन के पैर में 3। अगर ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ऑक्सीजन -2 दिखाता है, इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में, क्लोरीन के पैर में 2, ऑक्सीजन के पैर में 5, ठीक है। ऐसे ही अगर क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ऑक्सीजन -2 दिखाता है, इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में, Cl2O7। तो बाकी के एलिमेंट्स इस तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ दो तरह के कंपाउंड्स बना पाएगा, ठीक है जी, जिसमें से OF2 क्या होता है, 298 केल्विन पर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। अब स्टूडेंट्स आती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। क्या आती है अब हमारी, अब आती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। सिंपल सी चीज है, मेटल के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड। रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म क्या बना देगा, मेटल हाइड्राइड बना देगा। जैसे मैग्नीशियम को अगर हम ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्योंकि हमें पता है बना देगा स्टूडेंट्स, ये यहां से बना देगा MgBr2, क्लियर है। ये क्या बना देगा, मेटल हाइड्राइड बना देगा। क्या बना देगा, मेटल हाइड्राइड बना देगा। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, क्या सभी को ये सब क्लियर है? ठीक है, मतलब मैंने मैग्नीशियम को जब Br2 से रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, MgBr2 बन गया। क्लियर हुआ? तो इस तरह से मेटल हाइड्राइड्स भी बन सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आता है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अदर हैलोजन। मतलब इसका क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, अभी इसको आगे इन डिटेल भी पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जब एक हैलोजन किसी एक और हैलोजन के साथ क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है, कंपाउंड बनाता है। तो यहां पर आपको क्या लेना है, ये है मेरा पहला X और ये है मेरा एक और X, इसके पैर में लगा है N। ये मेरा फॉर्मूला होता है इंटर हैलोजन कंपाउंड का। किसका, इंटर हैलोजन कंपाउंड का मेरा ये जनरल फॉर्मूला होता है। जो ये मेरा ब्लू वाला है, इसका क्या होता है, साइज क्या होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हमें ये चीज चेक करनी होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लेस, लार्ज इसका होता है साइज।
इसका साइज होगा स्मॉल, लेकिन n का मतलब क्या है, बहुत सारे हैं, इसलिए साइज छोटा लेकिन नंबर ज्यादा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा। ध्यान रखेंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो अब अगर आपको मैं बोलूं फ्लोरीन और क्लोरीन, या मैं बोल देती चलो क्लोरीन और ब्रोमीन ने जैसे कंपाउंड बनाना है मान लीजिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको इस साइड लिखोगे, जिसकी कम होगी उसको इस साइड लिखोगे। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। मान लो जैसे मैंने Cl2F2 क्या लिया, 1:1 में लिया, मैंने ये दोनों 1:1 में लिए, इक्वल अमाउंट में लिए मतलब। तो आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। जिसकी ज्यादा होगी उसको इस तरफ लिखेंगे और जिसकी कम होगी उसको आगे लिखेंगे 1:1 में, इसीलिए दोनों के पैर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये मेरा क्या कंपाउंड बन जाएगा, ClF बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ClF। बैलेंस करेंगे तो इसके आगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। भी जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको इस तरफ प्लेस करना है, लेस वाले को इस तरफ प्लेस करना है। ये होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। आगे जाके अभी हम इसको पढ़ेंगे भी, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो एक बेसिक्स आपको दे दिया है। अब स्टूडेंट्स हमारा आता है सबसे पहला कंपाउंड, मतलब हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक हमारा जो आता है वो क्लोरीन, उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। तो उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप सब पहले इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट से। स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको बोला, अब हम करने लगे हैं क्लोरीन। स्टूडेंट्स, क्लोरीन, उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ ऑक्सो एसिड्स, और फिर ग्रुप नंबर 18। ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, वरना एकदम से अगर मैं आपको इतना सब कुछ करवा दूंगी तो आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। हमें हर चीज बहुत अच्छे से लेके चलना है, क्योंकि ग्रुप 17 के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस है। इसीलिए मैं इस वीडियो लेक्चर को आगे और कंटिन्यू नहीं करूंगी। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एक और वीडियो लेक्चर बनाएंगे। हालांकि मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो लेक्चर होगा, लेकिन नहीं, दिस इज सेकंड लास्ट वीडियो लेक्चर। इसके बाद हम जो लास्ट वीडियो लेक्चर है उसके अंदर ग्रुप 18 पूरा कवर कर लेंगे, छोटा सा ही है वो तो, और इस ग्रुप के जो हमारे थोड़ा मोटा टॉपिक रह गया है हम उसके अंदर वो भी कवर कर लेंगे। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है, एंड यस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। ठीक है जी, आप शेयर कीजिएगा ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स को जिसको इस चैप्टर को पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है। क्या पता आपका एक शेयर उस बच्चे तक वीडियो पहुंच जाए जो इसको करना चाहता है चैप्टर को। कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपको कैसा लग रहा है, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।